हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के एपिसोड नंबर 7, 8, 9 को। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से जाके बाकी सारे एपिसोड देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि आकीरा, केंचो और शिजुका आकीरा के गांव गुन्मा के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनको आकीरा के ऑफिस का चीफ कोसोगी मिल जाता है, जो कि 2 दिन के लिए आकीरा को अपना नौकर बना लेता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शिजुका का बचपन देखते हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय रास्ते में शिजुका को एक लावारिस पपी मिलता है, जिसे वो अपने घर ले आती है, लेकिन शिजुका के डैड इस डॉग को रखने से मना कर देते हैं क्योंकि ये कमजोर था और ऐसी ब्रीड का डॉग पालना उनकी शान के खिलाफ होगा। वो शिजुका को समझाते हैं कि तुम्हें हमेशा कमजोरों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, वरना तुम्हारा हाल भी किसी दिन इस लावारिस डॉग की तरह हो जाएगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और कोसोगी सबसे कहता है कि आज अकीरा के यहाँ आने की खुशी में हम सभी सेलिब्रेट करेंगे, और क्योंकि तुम लोग मेरे लिए इतना काम करते हो तो ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक तोहफा है। वहीं आकीरा अभी भी काम कर रहा था और सभी को बियर ले जाकर दे रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत डांट पड़ती है। इधर कोसोगी एक दिन पूरे जापान को अपने कंट्रोल में लेने का सपना देख रहा था। इसके बाद वो शिजुका को अपने पास बुलाता है उसका गिलास भरने के लिए। शिजुका ऐसा ही करती है तो कोसोगी उसे गलत नजरों से देखता है और फिर वो शिजुका को भी बियर पीने के लिए कहता है, क्योंकि वो सिर्फ पानी पी रही थी। शिजुका बियर का गिलास एक ही सांस में पी जाती है। इसके बाद कोसोगी शिजुका से काफी बदतमीजी से बात करता है, लेकिन शिजुका उससे कुछ नहीं कह पाती। फिर वो आकीरा को बियर लाने के लिए कहता है, लेकिन बोतल खाली थी तो वो आकीरा पर चिल्लाने लग जाता है, मैंने तुम्हारी वैन को ठीक किया और तुम्हारे दोस्त को भी बचाया, फिर भी तुम मेरा काम ठीक से नहीं कर रहे हो। अब आकीरा डरते हुए उससे माफी मांगने लगता है। शिजुका मन में सोचती है कि बचपन से ही मैं ऑर्डर्स फॉलो करते हुए आई हूँ। जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था तब से मेरे डैड मुझे ऑर्डर्स दे रहे हैं। उसके डैड ने कम उम्र में ही एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी और सारे बिजनेसमैन उसके डैड से डरते थे और वो शिजुका से भी परफेक्शन चाहते थे। अब शिजुका उस पपी को अपने डैड से छुपाकर पालने लगती है और उसका नाम रू रख देती है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा था तो शिजुका को लगता है कि वो बीमार है। फिर शिजुका उसका बहुत ख्याल रखती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देख शिजुका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने डैड को बताती है कि वो बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिस पर उसके डैड मना कर देते हैं क्योंकि उस प्रोफेशन में ज्यादा पैसा नहीं है और उस प्रोफेशन में उसे दूसरे लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। इसके बाद वो शिजुका की कोई बात नहीं सुनते और वो ये भी बताते हैं कि जो डॉग तुमने एटिक में छुपा कर रखा था उसे मैंने हेल्थ केयर वालों को बुलवा कर मरवा दिया है। अगर तुम्हें ये आराम की जिंदगी और घर चाहिए तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। इसके बाद शिजुका जैसे जैसे बड़ी होती रही उसके डैड उसे ऑर्डर्स देते रहे, जैसे वायलिन क्लास मत जाओ, दोस्तों के साथ मत घूमो, गरीब लड़के के साथ डेट पर मत जाओ। शिजुका को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन उसे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसके डैड की हर एक बात माननी पड़ती थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और कोसोगी आकीरा को डांट रहा था क्योंकि उसने कुछ सामान गिरा दिया था। कोसोगी आकीरा से कहता है कि इसकी भरपाई करने के लिए अब तुम्हें 2 दिन और काम करना पड़ेगा। आकीरा कहता है कि लेकिन उनकी बात तो सिर्फ आज तक की हुई थी, लेकिन कोसोगी उसे डांट कर चुप करवा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलट कर जवाब देने की। इसके बाद कोसोगी आकीरा को डांटता ही रहता है, जिसकी वजह से आकीरा का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। कुछ देर बाद कोसोगी आकीरा से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी यहाँ से जाओ, और वैसे भी बाहर की दुनिया खतरनाक है। बाहर उनको सोने, खाने और रहने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बाहर वो जरूर मारे जाएंगे, इसलिए तुम्हें यहीं रहकर मेरे ऑर्डर्स मानने चाहिए। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें शिजुका के डैड उसको बताते हैं कि इन गरीब लोगों को देखो, ये ऐसे इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने मन का काम किया, लेकिन शिजुका तुम्हें तो सिर्फ मेरे ऑर्डर फॉलो करने हैं, इसी में तुम्हारा फायदा है। शिजुका मन में सोचती है, मेरा फायदा ये है आपका। शिजुका वैन में आकर बैठ जाती है और उसे वहीं पर आकीरा की नोटबुक मिलती है। वो उसे खोलकर आकीरा की लिस्ट पढ़ने लगती है और इस लिस्ट में वो खुद भी एक चीज लिख देती है। दूसरी तरफ हम कोसोगी के गार्ड्स को सुपरमार्केट में देखते हैं। वो यहाँ से खाने पीने का सामान लेने आए थे, लेकिन गलती से एक ज़ोंबी भी उस ट्रक में आ जाता है। इधर इन लोगों को यहाँ पर 2 दिन पूरे हो गए थे, इसलिए शिजुका कहती है कि अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन आकीरा शिजुका और केंचो से कहता है कि उसका इरादा बदल गया है और वो यहीं रुककर चीफ के लिए काम करना चाहता है, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है और उसके जैसा लूजर बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा।
जाएगा। केंचो उसका दिमाग ठिकाने पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। शिजुका बोलती है कि ऐसा है तो हम तुम्हें यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं। आकिरा कहता है कि चीफ ने उन पर एहसान किया है, जिसे चुकाने के लिए उसे काम करना होगा। अब ये सुन शिजुका बहुत ही गुस्सा हो जाती है और आकिरा से कहती है कि तुम्हारा चीफ बस तुम्हें बुरा महसूस कराकर तुमसे अपना काम निकलवाना चाहता है, जिसके लिए वो तुमसे तुम्हारी आजादी, तुम्हारे सपने, सेल्फ रिस्पेक्ट सब छीन लेगा। वो खुद को ताकतवर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना जानता है। अब तक मैं भी तुम्हारे जैसी थी और सारे ऑर्डर्स और रूल्स फॉलो करती थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और अब मैं किसी का बस अपने आप पर नहीं चलने दूंगी। भले ही बाहर खतरा है, लेकिन मैं अभी इस कमीने से दूर जाना चाहती हूँ और मैं ऐसा ही करूँगी। और उसकी ये सारी बातें कोसोगी के आदमी भी सुन रहे थे। शिजुका अब आकिरा को उसकी नोटबुक देते हुए कहती है, तुम सच में क्या करना चाहते हो? शिजुका ने इस नोटबुक में अब एक नई लाइन लिख दी थी कि अपने बॉस को बताना कि वो कितना बड़ा हरामी है। लेकिन अब कोसोगी आकिरा की डायरी छुड़ाकर उसे नीचे पटक देता है और उसे अपने पैर से कुचलने लगता है। लेकिन अब आकिरा को वो सब चीजें याद आने लगती हैं जो कि उसने अब तक अपने मन से की हैं, और वो अपनी डायरी बचा लेता है और बिना डरे कोसोगी से कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना है और मैं तुम्हारी गंदी शक्ल अब कभी दोबारा नहीं देखना चाहता। कोसोगी गुस्से में कहता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर कदम रखते ही ज़ोंबी के हाथों मारे जाओगे। जिस पर आकिरा कहता है कि एक ज़ोंबी की तरह काम करने से तो एक ज़ोंबी के हाथों मरना अच्छा है। तभी इनका सप्लाई ट्रक यहाँ आ जाता है और गेट खुलते ही उसमें से वो ज़ोंबी उन पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी डरकर भागने लगते हैं। कोसोगी उनको शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि ये तो बस एक ज़ोंबी है। लेकिन तभी उनके सप्लाई ट्रक की टक्कर एक दूसरे ट्रक से हो जाती है जिसे ज़ोंबीज खींच रहे थे, और वो भी आजाद हो जाते हैं और दूसरे लोगों को काटना शुरू हो जाते हैं। केंचो, आकिरा और शिजुका वैन की छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो बाकी लोगों को नहीं बचा सकते थे। अब आकिरा देखता है कि कोसोगी के पीछे भी ज़ोंबीज पड़ गए थे और अब आकिरा की नजर फूड ट्रक पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है जिसमें वो यहाँ के गार्ड से हेल्प मांगता है। अब यहाँ मोटा कोसोगी थक कर गिर जाता है। ज़ॉम्बीज़ उसे खाने ही वाले थे, लेकिन आकिरा सामने फ्रूट ट्रक लाकर उसे बचा लेता है और उसे भी वैन की ट्रक पर चढ़ाने लगता है। केंचो को यकीन नहीं होता कि आकिरा उस हरामी को बचा रहा है। आकिरा कहता है कि वो उसके सामने किसी को भी ज़ॉम्बी से मरते हुए नहीं देख सकता। ये भी उसकी बकेट लिस्ट में है। कोसोगी को ऊपर चढ़ाने के बाद बाकी गार्ड्स अपने ट्रक लेकर आते हैं और ज़ॉम्बीज़ के चारों तरफ उन्हें लगाकर ज़ॉम्बीज़ को कैद कर देते हैं। आकिरा ने फूड ट्रक का गैस सिलेंडर भी चालू छोड़ दिया था। अब वो उसके ऊपर एक फ्लेयर फेंककर वहाँ से कूद जाते हैं, जिससे एक धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज़ उसमें जल जाते हैं। इसके बाद सारे लोग आकिरा की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन आकिरा कहता है कि ये उसने अकेले नहीं किया। शिजुका भी आकिरा की तारीफ में कहती है कि तुम हमेशा ही कुछ पागलपन करते रहते हो। कोसोगी अब यहाँ पर आकर कहता है कि इसीलिए हमें आकिरा की जरूरत है। लेकिन अब सभी लोग कोसोगी से कहते हैं कि अब वो लोग उसके लिए काम नहीं करेंगे और सभी यहाँ से जाने लगते हैं। कोसोगी उन सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और अब वो यहाँ अकेला ही रह जाता है। इधर आकिरा कहता है कि उसे तो कुछ याद भी नहीं है। जब भी कोसोगी मेरे पास आता था मेरा तो दिमाग ही बंद हो जाता था, लेकिन एक बार मुझे समझ आ गई है कि काम करना मेरे बस की बात नहीं है। शायद मेरे लिए कोई जॉब ही नहीं बनी। जिस पर शिजुका उससे कहती है कि हर साल नई तरह की जॉब्स आती रहती हैं, जैसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर, ड्रोन पायलट, यूट्यूबर, ऐसी जॉब्स जिनका 100 साल पहले नामो निशान नहीं था। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, तो उन्हें अपने मन का हर काम मजे से करना चाहिए। क्या पता किसी दिन यही उनकी जॉब बन जाए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम तीनों को नदी में योगा करते हुए देखते हैं, जहां आकिरा माइंडफुलनेस के बारे में बताता है, यानी कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर बस प्रेजेंट में जीना। योगा करने के बाद तीनों वापस निकल पड़ते हैं और अब तक आकिरा ने अपनी लिस्ट में सिर्फ 15 काम पूरे कर लिए थे और उसे लगता है कि वो 100 काम बस 1 महीने में ही पूरे कर लेगा। शिजुका उसे बोलती है कि लिस्ट पूरी होती है कहीं ज़ॉम्बीज़ हमें खा ना जाए। फिर केंचो आकिरा से पूछता है कि तुम्हारा घर और कितनी दूर है? जिस पर आकिरा उससे कहता है कि हम बस 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। पर शिजुका को डर था कि कहीं रास्ते में उनको फिर से कोई नई मुसीबत ना मिल जाए। जिस पर आकिरा और केंचो हंसने लगते हैं, पर तभी उन्हें रास्ते में रुकना पड़ता है। उनके सामने एक पंचर ट्रक था जिसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेरा हुआ था, यानी उसमें जरूर कोई जिंदा होगा। अब आकिरा जल्दी से अपना शार्क सूट पहन लेता है और बाहर जाकर ज़ॉम्बीज़ को धमकाता है कि इंसाफ का सुपर हीरो आ गया है। लेकिन अब इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, उस ट्रक में से कोई समुराई का आर्मर पहनकर बाहर निकलता है और अपनी ब्लेड से उस ट्रक के सामने खड़े सारे ज़ॉम्बीज़ को काट डालता है। तीनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर इनको पता चलता है कि आर्मर के अंदर तो एक लड़की है।
जो कि अपना नाम बीट्रिक्स बताती है और ये लड़की एक फॉरेनर है। असल में ये जर्मनी से यहाँ जापान आई थी क्योंकि वो इस कंट्री की बहुत बड़ी फैन है और साथ ही वो जापान को निप्पॉन कहकर बुलाती है। असल में जापान का लोकल लैंग्वेज में नाम निप्पॉन है। बीट्रिक्स कहती है कि उसे यहाँ का कल्चर बहुत पसंद है और उसने यहाँ की सब चीजों के बारे में पढ़ा है, इसीलिए उसके पास एक समुराई आर्मर है जो कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए भी काफी अच्छा है। आकीरा देखता है कि उसके ट्रक में ढेर सारी फिश रखी हुई थी। बीट्रिक्स बताती है कि मैं असल में इन फिश की डिलीवरी करने जा रही थी, लेकिन अब मेरा ट्रक खराब हो गया है। लेकिन क्योंकि ये तीनों काफी बहादुर हैं तो वो इन तीनों से मदद मांगती है इन फिशेस की डिलीवरी ताकासाकी सिटी में करने के लिए। ताकासाकी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन शहर में जाने में खतरा काफी ज्यादा है। अब आकीरा उससे पूछता है कि इन फिशेस की डिलीवरी करना इतना जरूरी क्यों है। बीट्रिक्स बोलती है कि बचपन से ही मैं जापान के कल्चर को टीवी में देखती आई हूँ और यहाँ आना मेरा सपना था। मैंने काफी सारी जॉब्स करके पैसे जमा किए, लेकिन जिस दिन मैं यहाँ पर आई ज़ॉम्बी पैंडेमिक शुरू हो चुका था और जापान उजड़ चुका था, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मुझे एक सुशी शेफ के बारे में पता चल गया। ताइशवी नाम के शेफ ने मुझसे कहा है कि अगर मैं उसे फिश ला कर दूंगी तो मुझे सुशी बनाकर जरूर खिलाएगा। मतलब बीट्रिक्स को बस सुशी खानी है, जो जानकर केंचो और शिजुका हैरान हो जाते हैं। लेकिन आकीरा कहता है कि जापान के लिए इतना प्यार देखकर वो बीट्रिक्स से इम्प्रेस हुआ और अब चाहे उन लोगों की जान क्यों ना चली जाए वो फिश की डिलीवरी करके रहेंगे। असल में आकीरा की लिस्ट में भी सुशी खाना लिखा हुआ है। अब ये बीट्रिक्स और फिश को लेकर शहर की तरफ चले जाते हैं। बीट्रिक्स उस सुशी होटल का एड्रेस बताती है और आकीरा को यकीन था कि वो लोग किसी फेमस जगह पर जा रहे हैं। बीट्रिक्स कहती है कि मैंने शेफ से आखिरी बार 3 दिन पहले बात की थी, काश कि वो अब तक जिंदा हो। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में ढेर सारे ज़ॉम्बीज खड़े थे। आकीरा और बीट्रिक्स उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए अपना आर्मर पहन लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं था क्योंकि वो दोनों ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। अब शिजुका एक प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक सबसे पहले केंचो नंगा होकर ज़ॉम्बीज के सामने जाता है और उन्हें खाने के लिए उकसाते हुए इनवाइट करता है। सभी ज़ॉम्बीज केंचो के पीछे बढ़ जाते हैं। तभी आकीरा सामने ट्रक लगाकर उन्हें फंसा देता है और बीट्रिक्स बाकी कुछ ज़ॉम्बीज को काट देती है। फिर ट्रक के हॉर्न की आवाज से ज़ॉम्बीज उस गली में इकट्ठा हो जाते हैं और ये लोग उनके सर पे अल्कोहल की बोतल फेंकते हैं। अब शिजुका इनमें आग लगाने को बोलती है, लेकिन आकीरा से माचिस ही नहीं चलती। अब ज़ॉम्बीज इनकी आरवी की तरफ जाने लगे थे। अगर वो वहाँ पर पहुँच गए तो इन्हें उन फिश को भी अलविदा कहना पड़ेगा। तभी बीट्रिक्स डर जाती है और आकीरा बोलता है कि डर सिर्फ एक बहाना है कोई भी काम ना करने का। अगर वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में सुशी ना खा सके तो इससे अच्छा तो एक ज़ॉम्बी बन जाना है। इतना कहकर आकीरा नीचे कूद जाता है और ज़ॉम्बीज को पीटते हुए आरवी से दूर रखने की कोशिश करता है। तभी बीट्रिक्स भी यहाँ अपनी ब्लेड लेकर आ जाती है और अब दोनों मिलकर आरवी के सामने के ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज आना बंद नहीं हो रहे थे। तभी उनके ऊपर एक ड्रोन उड़ने लगता है जिसमें म्यूजिक बज रहा था। असल में ये लोग पहले एक टॉय शॉप पर भी रुके थे और शिजुका ने पहले ही ये बैकअप प्लान बना लिया था। अब सभी ज़ॉम्बीज उस ड्रोन की आवाज के पीछे जाने लगते हैं। इन लोगों ने कुछ टॉयज पेट्रोल पंप के पास भी रख दिए थे और फिर केंचो एक मोलोटोव जलाकर इस तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप में एक बड़ा सा धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज उसमें जल जाते हैं और ये चारों उससे बहुत खुश होते हैं। फिर शाम तक ये सभी उस शेफ के यहाँ आ जाते हैं जो इन्हें ढेर सारी सुशी बना कर देता है, जो कि इन सबको बहुत अच्छी लगती है। और शेफ कहता है कि मैं 30 साल से ये बना रहा हूँ और दुनिया के अंत के समय भी तुम लोग मेरी सुशी खाने आए, ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और तुम जितना चाहे उतना सुशी खा सकते हो। अब बीट्रिक्स भी पहली बार सुशी खाती है और कहती है कि ये थोड़ी कड़वी है पर बहुत अच्छी है, मैं यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश हुई। शेफ उसे देख रोने लगता है और कहता है कि मैंने 30 साल बिना छुट्टी लिए काम किया है, बल्कि अपनी बेटी की शादी और पत्नी की डेथ वाले दिन भी मैंने काम किया, लेकिन मुझे आज इतना गर्व कभी नहीं हुआ। इसलिए तुम लोग यहाँ पर जितनी चाहे बियर भी पी सकते हो। जो सुनकर सभी और खुश हो जाते हैं। अगले दिन ये फिर से निकल पड़ते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही गर्मी थी और कुछ दिन से ये लोग ठीक से नहाए भी नहीं थे। शिजुका कहती है कि नदी में नहाने से हमसे और ज्यादा बदबू आएगी, मैं गर्म और साफ पानी से नहाना चाहती हूँ। और इसीलिए ये लोग एक हॉट स्प्रिंग वाली जगह पर जाते हैं। ये एक हॉट स्प्रिंग टाउन था जहाँ ढेर सारा गर्म पानी बह रहा था, लेकिन बीट्रिक्स को यहाँ के कपड़े थोड़े छोटे पड़ते हैं और शिजुका कहती है कि काश मुझे भी ये प्रॉब्लम होती। उसके बाद बीट्रिक्स हॉट स्प्रिंग का ज्ञान बांटने लगती है। उसे जापान के बारे में इन लोगों से
भी ज्यादा पता था। वो आखिर में कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि प्यार को छोड़कर बाकी सारी बीमारियां हॉट स्प्रिंग में ठीक हो जाती हैं। अब आकिरा शिजुका से कहता है कि डेट के लिए ये जगह काफी अच्छी होती, लेकिन शिजुका आकिरा से कहती है कि डेटिंग एक टाइम वेस्ट है और 20s में लोगों को अपनी स्किल्स पर काम करके कुछ पैसे कमाने चाहिए। उसके बाद उन्हें इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद आकिरा उससे कहता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई पार्टनर होती तो मुझे मेहनत करने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन मिलती। लेकिन शिजुका सहमत नहीं थी, क्योंकि वो किसी ऐसे के प्यार में पड़ सकते हैं जिससे उन्हें वापस प्यार ना मिले, और ये सिर्फ समय की बर्बादी है। इसके बाद इन्हें एक बड़ा सा टब दिखता है और आकिरा और केंचो बिना देर किए उसमें कूद जाते हैं। शिजुका नहाने के लिए काफी एक्साइटेड थी, पर बीट्रिक्स से उसे पता चलता है कि विमेंस टब में जो पानी है वो ठंडा है क्योंकि उसका पंप काम नहीं कर रहा। इसका मतलब कि सिर्फ इसी टब में गर्म पानी है। अब आकिरा और केंचो हीरो बनते हुए कहते हैं कि शर्माने की कोई बात नहीं है और वो उनके टब में आ सकती हैं, पर शिजुका उन्हें साफ साफ मना कर देती है। लेकिन बीट्रिक्स फिर से कल्चर का ज्ञान देने लगती है कि पुराने समय में क्या होता था और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। इतना कहते ही बीट्रिक्स भी पानी में जाने लगती है और उसे देख आकिरा और केंचो खुशी से रोने लगते हैं। लेकिन तभी उनके टब में से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और फिर ढेर सारे ज़ॉम्बीज पानी में से बाहर आ जाते हैं। अब नहाना तो दूर, इन सबको वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। ये लोग एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाते हैं, लेकिन इनकी आरवी अब ज़ॉम्बी से घिर चुकी थी और ये उनके जाने का वेट करने लगते हैं। लेकिन आकिरा और बाकी सब गुस्से में थे क्योंकि उन्हें हॉट स्प्रिंग में नहाने को नहीं मिला, और फिर ये यहीं पर सो जाते हैं। आधी रात को आकिरा की नींद खुलती है, उसे प्यास लगी थी तो वो जंगल में चला जाता है। यहाँ वो देखता है कि जंगल के बीच एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है और वो फौरन ही उसमें नहाने के लिए कूद जाता है। लेकिन तैरते समय वो किसी से टकरा जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि शिजुका थी। शिजुका उसे फौरन ही यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन आकिरा कहता है इतनी मेहनत के बाद मैं वापस नहीं जाने वाला, इससे अच्छा तो मुझे ज़ॉम्बीज खा जाएं। आकिरा को सिर्फ नहाने से मतलब था। शिजुका मान जाती है और कहती है कि तुम्हें पत्थर की दूसरी साइड ही रहना होगा। शिजुका फिर उसे माफी भी मांगती है प्यार के बारे में वो सब कुछ कहने के लिए। शिजुका के डैड उसकी कभी नहीं सुनते थे, इसलिए उसे अब भी दूसरों के ओपिनियन अच्छे नहीं लगते। लेकिन आकिरा की बात सही थी, उसके मन में जो आता है वो बोल देता था, इसलिए शिजुका को उससे थोड़ी जलन हो गई थी। असल में उसे प्यार से डर लगता है और वो नहीं चाहती कि कोई भी उसे धोखा दे, इसलिए उसने झूठ कहा था कि काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आकिरा कहता है कि इस वक्त तुम काफी खुलकर बात कर रही हो, जिस पर शिजुका कहती है कि मैं किसी ऐसे से ही प्यार करना चाहती हूँ जिससे मैं खुलकर बातें कर सकूं। अब ये सुनकर आकिरा का दिल धक धक करने लगता है। शिजुका से समझाती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। आकिरा के मन में लड्डू फूट रहे थे और तभी केंचो और बीट्रिक्स भी यहाँ आ जाते हैं। केंचो इनसे पूछता है कि तुम दोनों अकेले अकेले यहाँ क्या कर रहे थे? और बीट्रिक्स भी इन्हें डांटने लगती है कि तुम दोनों बिना हमें बताए यहाँ मजे कर रही हो। फिर ये दोनों भी हॉट स्प्रिंग में कूद जाते हैं। आकिरा की लिस्ट में से एक चीज पूरी हो गई थी और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम आकिरा के फादर को देखते हैं। उन्होंने आकिरा को कभी भी टोक्यो जाकर पढ़ने या फिर उधर जाकर काम करने से कभी मना नहीं किया। वो चाहते थे कि आकिरा जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सपना देखे, क्योंकि बिना सपने का इंसान किसी मुर्दे की तरह होता है। आकिरा अपने फादर की इस बात पर सोचता था कि जैसे इन्हें बड़ा पता है, ये तो बस एक गाँव के किसान है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। ये लोग बस आकिरा के गांव पहुंचने ही वाले थे। बीट्रिक्स बोलती है कि काश आकिरा के पेरेंट्स अब तक जिंदा हो। पर आकिरा को पूरा यकीन था कि उसके पेरेंट्स सही सलामत होंगे। केंचो भी उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। आकिरा 3 साल बाद अपने गांव जा रहा था, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस भी लग रहा था। तभी इन्हें एक टनल के सामने रुकना पड़ता है, क्योंकि उस टनल के मुंह को ब्लॉक किया गया था, क्योंकि उस टनल के अंदर काफी सारे ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। आकिरा का गांव इस टनल के दूसरी तरफ है। केंचो बोलता है कि कहीं ये ज़ॉम्बीज आकिरा के गांव वाले तो नहीं है? पर आकिरा मना करता है क्योंकि वो इनमें से किसी को भी नहीं पहचानता। शिजुका बोलती है कि अब हम लोग टनल में से नहीं जा सकती, तो हमें जंगल में से घूम कर जाना चाहिए। और चारों जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। आकिरा को टेंशन हो रही थी तो शिजुका उसे समझाती है कि टनल की एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ब्लॉक थी, तो गांव वालों ने जरूर शहर से आने वाले ज़ॉम्बीज को सील कर दिया होगा और वो सेफ होंगे। तभी इन्हें एक चिल्लाता हुआ आदमी दिखाई देता है जो कि एक ज़ॉम्बी पिग से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। बीट्रिक्स तुरंत ही निशाना लगाकर अपने एरो से उस पिग को मार देती है। ये आदमी अपना नाम कुमानो बताता है। आकिरा उससे पूछता है कि वो जंगल में क्या कर रहा है। कुमानो बताता है कि शहर ज़ॉम्बीज से भर गया है, इसलिए मैं सेफ रहने के लिए जंगल में आ गया हूँ। सभी सोचते हैं कि ये आदमी जंगल में कैसे रहता होगा। तभी ये लोग कुमानो का ट्री हाउस देखते हैं।
जो कि काफी बड़ा था और कुमानो एक मास्टर कारपेंटर है। अब केंचो और शिजुका को टेंशन होने लगती है क्योंकि आकीरा की लिस्ट में भी एक ट्री हाउस बनाना लिखा हुआ था। आकीरा फौरन कुमानो के पास जाकर कहता है पता नहीं कब दूसरा ज़ॉम्बी पिग अटैक कर दे। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए वो भी ट्री हाउस बनाने में उनकी मदद करना चाहता है। शिजुका उसे ताना मारती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की चिंता है कि नहीं? जिस पर आकीरा उसे कहता है कि हम लोग किसी को खतरे में छोड़कर तो नहीं जा सकते, और वो उन्हें ट्री हाउस के अनगिनत फायदे बताने लगता है कि वो जिंदगी में एक बार ही जीते हैं तो उन्हें एक ट्री हाउस तो जरूर बनाना चाहिए। अब केंचो और शिजुका को आकीरा की बात माननी पड़ती है। शिजुका और बीट्रिक्स साइड में बैठकर आराम करती हैं और कुमानो आकीरा और केंचो को ट्री हाउस बनाने की टिप्स देता है, जैसे कि पिलर सीधा है या नहीं ये जानने के लिए वो लोग एक पाइप का यूज कर सकते हैं। उन्हें बोर्ड्स के बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप रखना चाहिए ताकि पत्तियां आराम से नीचे गिर जाएं। हर ट्री ये खुद बताता है कि उससे किस तरह का ट्री हाउस बनेगा। अगर समझ ना आए तो जंगल से पूछ लो। ट्री हाउस का फाउंडेशन एक मजबूत ट्री होता है, अगर वो सूख जाए या सड़ जाए तो ट्री हाउस भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्हें पूरे जंगल के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें जंगल की आवाज सुनाई देगी। आकीरा को कुमानो की बातें काफी अच्छी लगती हैं और वो सोचता है कि अगर उसे किसी दिन दुनिया की आवाज सुनाई दे तब वो अपनी बकेट लिस्ट में क्या लिखेगा। कुछ देर बाद आकीरा कुमानो से बोलता है कि उसका बचपन से ही सपना था एक ट्री हाउस बनाने का। कुमानो से बताता है कि मेरा बेटा भी बचपन से ही ट्री हाउस बनाने की जिद किया करता था। आकीरा उससे पूछता है कि उसका बेटा अब कहाँ पर है। ये सुनकर कुमानो थोड़ा शांत हो जाता है और बताता है कि मेरी आंखों के सामने ही मेरी वाइफ ने मेरे बेटे को काट लिया था और मजबूरी में मुझे अपने हाथों से उन दोनों को मारना पड़ा। कुमानो सोचा करता था कि उसके पास बहुत टाइम है, जब वो रिटायर हो जाएगा और उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो उसके साथ ट्री हाउस बनाएगा, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। कहते हैं कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स का कर्ज चुकाने के लिए तैयार होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, पर ये बात उल्टा पेरेंट्स पर भी लागू होती है। तभी कुमानो के हाथ से एक बोर्ड छूट जाता है, पर आकीरा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इस काम में वो उनके साथ है। कुमानो वापस जोश में आ जाता है और सभी ट्री हाउस बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार ट्री हाउस बनकर तैयार हो जाता है। आकीरा और केंचो उसमें खेलने लगते हैं और आकीरा की लिस्ट में से एक और चीज कम हो गई थी। अब आकीरा और उसके दोस्त यहाँ से जाने लगते हैं। कुमानो उनसे कहता है कि मैं इसी जंगल में रहूंगा, अगर तुम लोगों को कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो बस मुझे एक आवाज लगा देना। शिजुका को लग रहा था कि आकीरा इस ट्री हाउस में एक रात गुजारने की बात करेगा, लेकिन कुमानो की बातें सुनकर आकीरा समझ गया था कि उसे जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। इसके बाद ये लोग एक पतली जगह से पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। आकीरा बताता है कि इस रास्ते को हंग्री जॉर्ज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग मारे गए हैं। टनल बनने से पहले गांव में आने जाने का बस यही एक रास्ता था। मेरा गांव पहाड़ों और घाटियों के बीच बसा है। उसके बाद ये लोग एक पुराने से ब्रिज को भी पार करते हैं। आकीरा को छोड़कर बाकी सबकी हालत खराब हो गई थी और रास्ता देखकर उनको ये भी समझ आ गई थी कि आकीरा का गाँव बिल्कुल सेफ होगा। कुछ देर में ये लोग आकीरा के गाँव पहुँच जाते हैं और आकीरा अपने दोस्तों को दूर से ही अपना घर दिखाता है। रास्ते में आकीरा सोचने लगता है कि बड़ा होने के बाद से उसने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं दिया, लेकिन आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि गांव में सन्नाटा था और उन्हें यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था। आकीरा डर जाता है कि कहीं ज़ॉम्बीज़ ने सबको मार तो नहीं दिया और उसके पेरेंट्स जिंदा होंगे या नहीं। वो भागकर अपने घर की तरफ जाता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर तो पार्टी चल रही थी और 4 बूढ़े लोग नाच गाना कर रहे थे। गांव वाले पहचान जाते हैं कि अरे ये तो आकीरा है, तेंदो का बेटा। आकीरा के पेरेंट्स भी यहीं पर बैठे हुए थे और उन्हें देखते ही आकीरा अपने दिल की सारी बात कह देता है और वो अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता है दिन रात मेहनत करके उसे कॉलेज पढ़ने भेजने के लिए और टिफिन पैक कर उसके कपड़े धोने के लिए। और उन दोनों की वजह से ही आकीरा आज जिंदा है, लेकिन बदले में उसने उन्हें परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मैं काम का बहाना बनाता था ताकि मुझे यहाँ आना ना पड़े, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सुन आकीरा के डैड तेंदो के पास आते हैं और उसके सर पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं। तेंदो कहते हैं कि दुनिया की ब्रांड बची पड़ी हुई है और तुम यहाँ इतनी दूर ये सब फालतू की बातें करने के लिए आए हो। इसके बाद वो आकीरा के दोस्तों से कहते हैं कि सफर कर तुम सभी लोग थक गए होगे, यहाँ पर काफी सारे रूम्स खाली हैं, तो तुम लोगों को आराम करना चाहिए। इतना कहकर तेंदो खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। आकीरा के डैड से उसके दोस्त इम्प्रेस हो गए थे और बाकी मर्द भी अपने अपने खेतों पर चले जाते हैं। आकीरा की मॉम उन सभी के लिए अच्छा सा खाना बनाती हैं और ये सभी सब्जियां उन्होंने यहीं पर उगाई थी। सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। शिजुका उनसे पूछती है कि टेंटेन में आप लोग कैसी रहती हैं? आकीरा की मॉम अकियो बताती है कि
हमारा को काफी अंदर है, तो वैसे भी हम लोग ज्यादा शहर नहीं जाते हैं, और वैसे भी सर्दियों में तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हम लोग यहाँ खेती और शिकार करके आराम से रहते हैं, और इस ज़ॉम्बी पेंडेमिक से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बीट्रिक्स इनसे टनल में फंसे ज़ॉम्बीज़ के बारे में पूछती है। अकीको बताती है कि शहर से कई सारे लोग यहाँ पनाह लेने आए थे, लेकिन उनमें से कई लोग इन्फेक्टेड थे और इन्फेक्शन उन सभी लोगों में फैल गया था। गाँव वालों के पास और कोई चोट नहीं थी, तो उन्होंने टनल को सील करके ज़ॉम्बीज़ को वहीं रोक दिया। लेकिन कुछ शहरी लोग सही सलामत भी यहाँ पर आ गए थे। इस गांव में ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है और कई घर खाली भी पड़े हैं, तो हमने शहरी लोगों को वो घर रहने के लिए दे दिए हैं। ये सुन सभी बहुत खुश होते हैं और बीट्रिक्स आकीरा से कहती है कि तुम्हें होम रेनोवेशन भी अपनी लिस्ट में जोड़ लेना चाहिए। लेकिन आकीरा सोचता है कि वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स का कर्ज चुकाने के लिए आया है और उसे एक अच्छा बेटा बनकर दिखाना है। आकीरा के सभी दोस्तों को उसका गाँव बहुत अच्छा लगता है। केंचो को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने घर आ गया हो। इधर अकीरा अपनी मोम से कहता है कि वो आराम करे, बर्तन वो मांज लेगा। अकीको कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने सफर से थक गए होगे, तो तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। तभी अकीरा के डैड उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो उसे अपने साथ खेत पर ले जाते हैं। काम करते हुए अकीरा उनसे पूछता है कि वो कैसे हैं, उनकी कमर का दर्द गया कि नहीं। और खेतों में काम करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ और मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। तेंदो बोलते हैं कि गांव में सभी लोग मिलकर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अकीरा सब्जियां धोते समय सोचने लगता है कि वो अपने पेरेंट्स की मदद कैसे करे। उसे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स का कर्ज कैसे चुकाते हैं। इधर हम देखते हैं कि तेंदो को खून की उल्टियां हो रही थी। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, पर वो ये बात अकीरा को नहीं बताते। दोनों इसके बाद घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें 4 शहरी लड़के मिलते हैं जो कि गांव में कोई काम नहीं करते थे, और इनमें से एक लड़के को शायद अकीरा ने पहले भी कहीं देखा है। और ये चारों लोग रात में उस टनल के पास जाते हैं और वो लोग यहाँ पर कुछ करने वाले थे। इस लड़के का नाम कांता है और ये भी अकीरा की तरह बेकार जिंदगी जी रहा था, लेकिन ये अकीरा से बिल्कुल उल्टा है। इसे काम करना पसंद नहीं है। ये अपनी दादी से पैसे लेकर सिगरेट में उड़ा देता है। ये अपनी स्कूल की छुट्टियों के दिन याद करता है जब इन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। वो अपने दोस्तों के साथ जो चाहे वो कर सकता था। फिर उस दिन ज़ॉम्बी पेंडेमिक स्टार्ट हो गया और अपने आसपास की तबाही देखकर कांता को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि अब वो आजाद है। उसे समाज और उसके लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और अब उसके लिए हर एक दिन छुट्टी का दिन है। कांता जब एक मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जाता है तब उसे वहाँ पर 3 और लोग मिलते हैं। यहाँ उसे एक डायरी भी मिलती है जिसमें कांता अपनी बकेट लिस्ट लिखने लगता है। ऐसी 100 चीजें जो ये लोग एक ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहते हैं, लेकिन इसमें अकीरा की तरह क्यूट चीजें नहीं लिखी थी। ये लोग हर तरह की गन फायर करना चाहते थे, डायनामाइट से कुछ उड़ाना चाहते थे, अपने ऑफिस में आग लगाना चाहते थे और भी कई सारे उल्टे फुल्टे काम करना चाहते थे। समाज ने इन लोगों को धुतकार दिया था। अब इनकी बारी है अपनी मर्जी का कुछ भी करने की। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब जाकर मुझे ये एनीमे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि अब कहानी में अकीरा के जैसे एक और विलन आ गया है और ये लोग इस गांव के साथ कुछ बहुत ही बुरा करने वाले हैं, जो कि हमें पता चलेगा आगे की एपिसोड्स में, जो कि काफी डिले हो चुकी हैं। और इस एनीमे की टोटल 12 एपिसोड्स होने वाली थी, यानी कि अब रिलीज होने वाली 3 और एपिसोड्स बची हैं। लेकिन अब ज़ॉम्ब100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड की ऑफिशियल वेबसाइट ने बाकी बचे 3 एपिसोड्स 10, 11, 12 का रिलीज शेड्यूल रिवील कर दिया है। तो ज़ॉम्ब100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के बाकी बचे 3 एपिसोड्स 10, 11, 12 इस महीने 25 दिसंबर मंडे को बैक टू बैक एयर किए जाएंगे। और जैसे ही इसके बाकी 3 एपिसोड्स रिलीज होंगे, आपको हमारे चैनल पर उन बाकी 3 एपिसोड्स की भी एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।